ये जो किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ये किस्सा अब से तकरीबन 50 साल पुराना है। ये किस्सा मेरे दादा ने मेरे फादर को सुनाया था और फिर मेरे फादर ने मुझे सुनाया था। मेरे दादा बताया करते थे कि इनका जो ताल्लुक़ था वो राजस्थान से था और राजस्थान के एक छोटे से गांव में ये लोग रहा करते थे। ज़िंदगी बहुत ज़बरदस्त गुजर रही थी। छोटा सा गांव था। इनकी जो डिपेंडेंसी थी, यानी जो भी आमदनी के ज़राए थे, वो मुकम्मल तौर पे खेती बाड़ी पे मुश्तमिल थे और इनका जो भी ख़र्चा था वो खेती बाड़ी के ज़रिए ही पूरा हुआ करता था। अब क्योंकि रोज़ी रोज़गार ही खेती बाड़ी था, तो दादा समेत उनके जितने भी भाई थे, इन तमाम भाइयों की बारी बारी ड्यूटी लगा करती थी कि अक्सर रात के औकात में पानी देने के लिए या फिर खेतों में किसी भी काम से या फिर उनकी हिफाजत के लिए किसी एक को रुकना पड़ता था। तो ऐसे ही जितने भी भाई थे, बारी बारी न सिर्फ खेतों की हिफाजत किया करते थे, बल्कि खुशी खुशी अपने खेतों में जाके जो भी काम था उसको किया करते थे। एक रात इसी तरह जब दादा की बारी आई और दादा को कहा गया कि इस रात आपको ड्यूटी अंजाम देनी है, तो दादा की हालांकि तबीयत ख़राब थी, लेकिन अब क्योंकि उनकी बारी थी और अगर वो अपने फादर को मना करते तो उस दौर के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे। हो सकता है वो इनकी पिटाई लगा देते। खैर, दादा ने तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी जो उनकी ड्यूटी थी उसके मुताबिक खेतों में पूरी रात गुजारनी थी। दादा बताते हैं कि रात के तकरीबन 9:30-10 बजे जब मैं खेतों की तरफ रवाना हुआ, तो ये जो खेतों का रास्ता था जहाँ पे हम लोग रहा करते थे, उस घर से तकरीबन 20 या 25 मिनट के फासले पे मौजूद था। दादा बताते हैं कि जब मैं खेतों में जाने के लिए रवाना हुआ, तो मुकम्मल तौर पे पूरे गांव में न सिर्फ वीराना हुआ था, जितने भी लोग थे वो आमतौर पे इस टाइम तक सो जाया करते थे। एक मुकम्मल खामोशी थी, अंधेरा था और इसके साथ साथ खून को जमा देने वाली सर्दी मौजूद थी। अब दादा बताते हैं कि जैसे ही मैं अपने घर से निकला और मुश्किल से मैंने 5 या 7 मिनट का फासला तय किया होगा, तो मुझे ऐसा लगा कि जिस रास्ते से मुझे गुजर के जाना है, जो कि एक ऑलरेडी कच्चा पक्का रास्ता है, तो उस रास्ते पे दूर से दिखने से ऐसा लग रहा था जैसे शायद कोई खड़ा हुआ है। और ऐसे ही था, जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि बरगद के दरख्त के नीचे एक औरत वहाँ पे खड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है उसने जैसे सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है। अब ये गांव के सादा लोग थे, तो उस दौर में तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे का अदब और लिहाज किया जाता था। तो इनकी समझ नहीं आया कि आखिर इतनी रात में इस वीराने में इस दरख्त के नीचे ये औरत क्या कर रही है। अब जैसे जैसे ये उस औरत के मज़ीद करीब पहुँचे, तो ये बताते हैं कि जब मैं उस औरत के बिल्कुल करीब पहुँचा और जब मैंने उसके चेहरे पे गौर करना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा कि उस औरत की जो आंखें हैं, उन आंखों की जगह पे आंखें मौजूद नहीं हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 2 काले गड़े हैं जो उसकी आंखों की जगह पे न सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि इसके साथ साथ उसके चेहरे पे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे ज़ख्म मौजूद हैं। अब मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि जो औरत है ये हुलिये से इंसान नहीं लग रही। अभी जबकि मैं उस औरत की तरफ देख ही रहा था, तो मुझे उस औरत के सीधे हाथ की तरफ से, यानी जहाँ पे दूसरा दरख्त मौजूद था, वहाँ से किसी के हंसने की या खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। और जब मैंने उस तरफ देखा, तो जैसी औरत यहाँ पे खड़ी हुई थी, यानी जिस औरत को अभी मैंने बगौर देखा था, बिल्कुल उसके ही जैसी हूबहू वैसे ही उसी की शक्ल वाली और वैसी ही आंखों वाली एक और औरत दूसरे दरख्त के नीचे खड़ी हुई थी। दादा बताते हैं कि अब जब मैंने उस तरफ देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतनी खौफनाक शक्ल की औरतें यहाँ पे क्या कर रही हैं। अब मैं मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका था
क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरा सामना यकीनन चुड़ैल से या फिर पिच्छल पैरी से हो चुका है। इससे पहले कि मैं वहाँ से मुड़ता या वहाँ से भागना शुरू करता, तो मुझे अब तीसरी जगह से किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। और जब मैंने उस तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे जहाँ पे बेरी का दरख्त मौजूद है, उस दरख्त के नीचे भी हूबहू वैसे ही शक्ल की, वैसे ही कपड़ों में उसी तरह की औरत खड़ी हुई है। और ये तीनों औरतें जो कि एक जैसी शक्ल की हैं, मेरी तरफ देख के अजीब तरीके से मुस्कुराना शुरू कर चुकी हैं। इसी दौरानिए में मैं एकदम से पलटा और मेरी पूरी कोशिश थी कि जितनी तेज़ रफ्तारी से हो सकता है मैं यहाँ से भागना शुरू करूँ। तो जैसे ही मैं पलटा तो मेरे पलटने पे ये तीनों औरतें ना सिर्फ मेरे सामने खड़ी हुई थी, बल्कि ऐसा लग रहा था अब मेरी मौत मुझसे ज़्यादा दूर मौजूद नहीं है। खैर, जैसे ही मैंने पलटने पे इन तीनों औरतों को एक साथ अपने सामने दोबारा देखा, तो बस उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। शायद मैं ज़मीन पे गिरा हूँ या फिर बेहोश हो गया हूँ। जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी जगह बेहोश पड़ा हुआ था और सूरज निकल चुका था और दिन के तकरीबन 7 या 8 बजे का टाइम लग रहा था। खैर, मैं वहाँ से उठा, अपने आप को थोड़ा बहुत संभाला और संभालने के बाद जब मैं अपने घर पहुँचा तो मेरे घर वाले यही समझ रहे थे जैसे मैं पूरी रात वहाँ पे गुजार के वापस आया हूँ। लेकिन जब मैंने ये सारा का सारा वाकया अपने फादर से या अपने घर वालों से शेयर किया तो उसके बाद से उन्होंने कम अज़ कम मुझे रात में भेजने पे पाबंदी लगा दी थी। और उनका ये मानना था कि इस गांव में, इन खेतों में अक्सर 3 चुड़ैलें मुख्तलिफ लोगों को नज़र आया करती हैं। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये स्टोरी हमें मिस सोनिया ने इंडिया से शेयर की है। ये बताती है कि बॉर्डर एरिया में बहुत सारे विलेजेस मौजूद हैं जो कि अक्सर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे मौजूद हैं। और ये जो विलेजेस हैं, इनकी एक बड़ी रिच हिस्ट्री है और इधर इस तरह की बहुत सारी किस्से, बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। ये बताती है कि इनका जो ताल्लुक़ है बेसिकली एक विलेज है जिसे टानोट विलेज कहा जाता है। और इसकी अगर आप ज़िले की बात करें तो जैसलमेर ज़िला कहलाता है। और ये सब कुछ राजस्थान के अंदर मौजूद है। और इनका जो विलेज है, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया से 20 या 25 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है, तो अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पे ज़्यादातर सन्नाटा हुआ करता है और ज़्यादातर लोग जो हैं उस एरिया में रहने को प्रीफर नहीं किया करते। बहरहाल ये जो कहानी है, ये जब की कहानी है, उस वक्त तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की आबादी ना होने के बराबर होगी। ये बताती है कि जो वाक़या पेश आया था, ये जो इंसिडेंट था, ये इनके दादा के साथ पेश आया था और 1977 चल रहा था। अभी जो छोटा सा गांव था, इस गांव में जितने भी लोग रहा करते थे वो एक दूसरे को जाना करते थे, एक दूसरे के हाल से, माजी से न सिर्फ वाकिफ़ थे, बल्कि जैसे कि गांव में हुआ करता है कि लोग एक दूसरे की खुशी में, एक दूसरे के गम में ज़रूर शामिल हुआ करते हैं। तो वैसे ही 1977 चल रहा था और 14 अक्टूबर की रात थी। इनके दादा को, ये गांव के जितने भी मर्द थे, उनको पता चला कि इनके गांव में एक औरत जो कि काफ़ी अरसे से बेचारी अकेली रहा करती थी, उसकी एकदम से डेथ हो गई है। अब ये जो औरत थी, इसके बारे में ये मशहूर था कि इसके जो हस्बैंड थे वो उस टाइम से भी 15 या 20 साल पहले मर चुके थे। ये जो औरत थी उस अकेले घर में न सिर्फ रहा करती थी, बल्कि गांव की जितनी भी औरतें थीं या जितने भी बच्चे थे, वो उस औरत का ख्याल रखा करते थे। बज़ाहिर देखने में वो जो औरत थी वो बड़ी ही अच्छी औरत थी
और सभी उसकी तारीफ किया करते थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, जैसे ही इनके दादा को पता चला कि उस औरत की एकदम से रात के टाइम में डेथ हो चुकी है, तो उस वक्त गाँव के जो भी बड़े थे, जितने भी मर्द थे, उन्होंने इस औरत की जो भी आखिरी रसूमात होती हैं उनको अदा करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। अब एकदम से तमाम चीज़ों को अरेंज करना और इसकी जो भी चिता थी उसको आरती देना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। बहरहाल अपने तौर पे इन तमाम मर्दों ने सारे इंतज़ामात मुकम्मल किए और यह फ़ैसला किया गया कि अगले दिन यानी जब सूरज निकल आएगा तो इस औरत की जो भी रिचुअल्स हैं उनको परफॉर्म किया जाएगा। अब ये जो इसकी चिता थी उसको इन्होंने इस औरत के सहन में, जो कि उसके अपने घर का सहन था, वहीं पे ही रख दिया था और वहाँ पे 2-3 मर्दों को रोक दिया गया था। उन 2-3 मर्दों में ये बताती हैं कि इनके दादा भी शामिल थे। अब दादा की जाहिर सी बातें इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी, तो दादा तो नहीं चाह रहे थे कि उस डेड बॉडी के साथ वहाँ पे उस सहन में रात गुजारें, लेकिन क्योंकि दादा के साथ साथ कुछ और मर्द भी वहाँ पे मौजूद थे, तो यही फैसला किया गया कि ये तीनों चारों जितने भी मर्द हैं पूरी रात उसी सहन में, उसके बराबर में जो कमरा मौजूद है वहीं पे ही गुजारेंगे। अब दादा बताते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके जितने भी मर्द थे वो बारी बारी सारे के सारे कमरे के अंदर चले गए और मुख्तलिफ बहानों से अंदर जाके सो गए। अब सिर्फ दादा मौजूद थे और दादा के अलावा वो डेड बॉडी थी जो कि सहन के अंदर रखी हुई थी। दादा के ऊपर एक अजीब सा खौफ तारी था और उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि हर कुछ थोड़ी देर के बाद ये जो बॉडी है वो एकदम से हल्का सा मूव करती है। कभी ऐसा लगता है कि उस औरत के हाथ हिले हैं, कभी ऐसा लगता है कि उस औरत का सर हिल रहा है। बिला आखिर मेरे जो दादा थे वो मुसलसल इन तमाम बातों को इग्नोर कर रहे थे। खैर इसी दौरानिए में जब रात के 3 बजे, तो दादा बताते हैं कि अब मैंने बाकायदा महसूस किया कि ये जो औरत है ये ना सिर्फ इसकी पूरी बॉडी हिलना शुरू हो चुकी है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा लग रहा है इसकी जो चिता है वो पीछे से ऊपर की तरफ उठती चली जा रही है। अब दादा के सामने जैसे ही एकदम से ये सब कुछ होना शुरू हुआ, तो दादा बताते हैं कि मैं वहाँ से कमरे में जाना चाहता था। मैं चाहता था कि जितने भी लोग हैं उनको आवाज़ दूँ, उनको उठाऊं, लेकिन ऐसा लग रहा था मेरे जो लब हैं वो फ्रीज़ हो चुके हैं और मैं चाहने के बावजूद भी ना वहाँ से हिल पा रहा हूँ ना ही कुछ बोल पा रहा हूँ। एक अजीब सी कैफियत है जो कि मुझ पे तारी हो चुकी है। दादा बताते थे कि देखते ही देखते वो जो औरत थी वो बाकायदा ना सिर्फ उठ के बैठ गई, बल्कि उसका जो चेहरा था ऐसा लग रहा था उसका चेहरा एक अजीब से खौफनाक चेहरे में तब्दील हो चुका है। खैर जब वो औरत उठ के बैठी थी तो मुसलसल उसकी जो आंखें थीं वो बंद थीं, लेकिन उठ के बैठने के तकरीबन 15 या 20 सेकंड के बाद उस औरत ने एकदम से अपनी आंखें खोली। दादा बताते हैं कि जैसे ही उस औरत ने अपनी आंखें खोली तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो आंखें हैं वो ऊपर चढ़ी हुई हैं, यानी कि उसकी जो आई बॉल्स थी वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हो चुकी थी। दादा मुकम्मल तौर पे एक अजीब से आलम में उस औरत के सामने बैठे हुए थे और बड़ी कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह हनुमान चालीसे का पाठ कर सकें। खैर काफ़ी कोशिशों के बाद एकदम से जब उन्होंने हनुमान चालीसे का पाठ करना शुरू किया तो एकदम से उनकी जो बॉडी थी ऐसा लगने लगा जैसे वो फ्री हो चुकी है। अगले ही लम्हे दादा उस सहन से निकले और जहाँ पे कमरा मौजूद था, जहाँ पे बाकी जितने भी मर्द थे वो जाके सो चुके थे, तो दादा उस कमरे के अंदर गए और बाकी मर्दों को उठा के बाहर लेके आए। दादा बताते हैं कि जब मैं बाकी लोगों को लेके बाहर की तरफ आया और मैंने उनको बताया कि ये जो औरत है ये एकदम से उठ के बैठ चुकी है, तो जब मैं वापस आया तो जो औरत थी वो वैसे ही लेटी हुई थी जैसे कि जब उसका देहांत हुआ था और देहांत होने के बाद हमने उसको इसके ऊपर लिटाया था।
अब जितने भी लोग थे वो सब कहने लगे कि हो सकता है कि तुम्हारी आंख लग गई हो या तुमने कोई ख्वाब देखा हो। हालांकि दादा को अच्छी तरह याद था कि उन्होंने अपनी आंखों से ये सब मंजर होते हुए देखा है। बहरहाल जैसे तैसे ये रात गुजरी और रात गुजरने के बाद बिला आखिर जब उसकी जो भी चिता थी उसके साथ जो भी रिचुअल्स थे जब वो परफॉर्म किए गए तो परफॉर्म करने के बाद दादा को थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। अब जब ये सब कुछ हो चुका और ये सब होने के 2-3 दिन गुजर चुके तो दादा बताते हैं कि जब भी मेरा उस घर के या उस सहन के सामने से गुजरना होता था तो मुझे बाकायदा महसूस होता था जैसे उस सहन की तरफ से कोई मुझे आवाज़ दे रहा है। अब अगर मैं ये बातें किसी और से शेयर करता या उन मर्दों को बताता तो हो सकता है जो गांव वाले थे वो मेरा मजाक उड़ाते या मुझे कहते कि शायद ये तुम्हारा वहम है। अब इसी तरह टाइम गुजरता रहा और गुजरते गुजरते 1, 2, 3 इसी तरह पूरे 10-12 महीने गुजर गए और बिला आखिर 1 साल के बाद जब पूरे 12 महीने गुजर चुके और दोबारा से 14 अक्टूबर 1978 यानी कि अगला साल शुरू हुआ और वही रात आई जिस रात उस औरत का देहांत हुआ था। तो इत्तफाक से गांव के एक बुजुर्ग थे जो अपनी बेटी के साथ रात के तकरीबन 10:30-11 बजे किसी काम से बाहर निकले हुए थे। हालांकि आमतौर पे गांव के जो लोग हैं वो इतनी रात में बाहर निकलने से परहेज़ किया करते हैं, लेकिन किसी भी वजह से हो सकता है उनको बाहर निकलना पड़ा हो। अब वो जो बुजुर्ग थे जब वो अपनी बेटी के साथ उस औरत के घर के सामने से गुजरे जो कि पिछले 1 साल से मुकम्मल तौर पे खाली था, तो ऐसे ही उस घर के सामने से गुजरते गुजरते जब उनकी नज़र उस घर के सहन की तरफ पड़ी तो उनको ऐसा लगा कि सहन के अंदर कोई औरत खड़ी हुई है और जो भी औरत खड़ी हुई है उसकी बैक साइड नज़र आ रही है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है और उसने अपने बालों को न सिर्फ खोला हुआ है बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो सहन में दूसरी तरफ यानी कि कमरे की तरफ मुंह करके किसी से बातें कर रही है। अब जब गांव के बुजुर्ग ने उस सहन की तरफ दोबारा से गौर किया तो उनके साथ जो उनकी बेटी मौजूद थी उसने भी हूबहू वैसा ही मंजर देखा। इसी दौरानिए में जब वो दोनों उस सहन के अंदर की तरफ देख रहे थे तो जो औरत सहन के अंदर यानी उस खाली घर में खड़ी हुई थी वो एकदम से पलटी और जैसे ही वो पलटी तो ये देख के इन दोनों की चीखें निकल गईं कि वही औरत थी जिसका अब से 1 साल पहले इसी रात को देहांत हुआ था। खैर इन लोगों ने वहाँ से जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाए और जैसे तैसे अपने घर पहुँच गए। अब ये जो वाक़या था ये पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल चुका था और जितने भी पंडित थे, ख़ास तौर पे इक्का दुक्का जो तांत्रिक थे, जब उनसे इस वाक़े का जिक्र किया गया तो उन लोगों ने अपने तौर पे मुख्तलिफ मंतरों के ज़रिए या मुख्तलिफ तरीक़ों से पता लगाने की कोशिश शुरू की। खैर बड़ी कोशिश के बाद जब इन लोगों ने पता लगाया तो इनका ये कहना था क्योंकि जिस रात इस औरत की डेथ हुई थी तो इस औरत की डेड बॉडी को पूरी रात के लिए उस औरत के घर में ही सहन में रखा गया था। सहन में रखने का मसला नहीं था, बात यह थी कि अगर आपको चिता को या किसी भी डेड बॉडी को पूरी रात कहीं रखना हो तो इनके बिलीव्स के मुताबिक उसके पास या तो कोई लोहे की चीज़ होनी चाहिए या फिर उस चिता के पास करीब ही कोई आग लगी हुई होनी चाहिए। और अगर ये दोनों काम ना हो और कोई डेड बॉडी ऐसे ही ओपन एरिया में रखी जाए तो जो भी बुरी आत्माएं होती हैं वो इस डेड बॉडी पे कब्ज़ा करने की या इसके जिस्म में दाखिल होने की कोशिश किया करती हैं। इन तांत्रिकों का, ख़ास तौर पे इन पंडितों का यही मानना था और यही मानना है कि उस औरत की जो बॉडी थी उसके अंदर जो बुरी आत्माएं थीं वो ना सिर्फ दाखिल हो चुकी थीं बल्कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे उसके वजूद को अपने काबू में कर लिया था।
अब ये जो वाक़या पेश आया था, यानी जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, ये उसकी डेथ के एग्जैक्टली 1 साल के बाद उसी डेट में पेश आया था। और ये बताती है कि उसके बाद भी हर साल 14 अक्टूबर को, यानी जब भी 14 अक्टूबर होती और उसके बाद जब सूरज गुरूब हो जाता, तो उस औरत के घर में उस औरत को बहुत सारे लोगों ने न सिर्फ अपनी आंखों से देखा, बल्कि ये जो स्टोरी थी इस गांव के साथ साथ कुर्ब व जवार के जितने भी गांव थे उन तमाम गांवों में मशहूर हो चुकी थी। और सालों तक ये बात मशहूर रही कि उस घर के अंदर 14 अक्टूबर को ये औरत नज़र आया करती है।